नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो हमारा आज का जो यूनिट है वो यूनिट 1 है और उसकी ये छठी क्लास है और उसका भी ये पार्ट 3 है। तो हम देख रहे थे कि भारत में शैक्षणिक मनोविज्ञान किस तरीके से आया, उसके बारे में हम देख रहे थे। तो चले दोस्तों, आगे देखने के लिए उसके पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चले दोस्तों, देखते हैं अब बाकी का जो पॉइंट बचा था हमारा भारत में शैक्षणिक मनोविज्ञान का, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भारत में शैक्षणिक मनोविज्ञान को 2 भागों में अगर बांटा जा सकता है। एक तो है वो स्वतंत्रता पूर्व युग, यानी कि स्वतंत्रता से पहले का युग में जो हमारे भारत में जो मनोविज्ञान की जो स्थिति थी शैक्षणिक मनोविज्ञान की, उसके बारे में। और दूसरा भाग था जिसमें स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में किस तरीके से शैक्षणिक मनोविज्ञान का उदय हुआ और उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो चलिए दोस्तों, हमने अभी तक क्या देखा था, हमने अभी तक स्वतंत्रता के पहले के समय की बात हमने देखी थी और उसके बाद भी हमने देखा था कि 1950 के साल में क्या हुआ था, उसके दशक में क्या हुआ था, 1960 के दशक में क्या हुआ था और 1970 के दशक में क्या हुआ था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि 1980 का दशक आ गया, जहाँ पर क्या हुआ, स्वदेशीकरण की भावना लोगों में जागृत हो गई। यानी कि समाज में लोगों को अपने देश के प्रति एक अलग सा ही सब लोग यही सोचने लगे कि हम अपने देश की ही चीज़ वस्तुओं को अपनाएं। यानी कि स्वदेशीकरण का उदय हो चुका था। हमने देखा अगले वीडियो में कि देशज मनोविज्ञान का उदय हुआ था। तो देशज मनोविज्ञान का मतलब क्या था, अपने देश की चीज़ वस्तुओं को अपनाना। यानी कि मनोविज्ञान में भी मनोवैज्ञानिक थे, वो जो पाश्चात्य जो संस्कृति के जो पाश्चात्य मनोविज्ञान को अपना रहे थे, वो लोग भी ये सोचने लगे कि हम अपनी भारत के जो मनोवैज्ञानिक प्रणालियाँ है, पद्धतियाँ है, उसे अपनाएं। यानी कि हमारे जो धर्म ग्रंथ में जो मनोविज्ञान का उल्लेख किया हुआ था, मनोविज्ञान के रिलेटेड हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें की गई थी, उन बातों को, उन पद्धतियों को अपनाने के लिए लोग तैयार हुए। यानी कि स्वदेशीकरण की भावना क्या हुई, जागृत हुई। अब आया 1990 का दशक। तो 1990 से 90 के दशक में क्या हुआ था, तो दुर्गानंद सिन्हा है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस। तो ये पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, फिर से बोल रही हूँ, साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस। ये किसने लिखी थी, तो दुर्गानंद सिन्हा ने लिखी थी। अब उन्होंने उनकी ये जो बुक है, उस बुक में उन्होंने 4 चरणों में भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा। उन्होंने क्या किया कि हमारा जो आधुनिक मनोविज्ञान है उनको सामाजिक विज्ञान के रूप में, किसके रूप में, तो सामाजिक विज्ञान के रूप में उन्होंने भारत में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान का जो इतिहास है उसे खोजने की कोशिश की। अब उन्होंने 4 चरणों में भारत में जो आधुनिक मनोविज्ञान है उनको 4 चरणों में बांटा। अब वो 4 चरण कौन कौन से थे, तो वो 4 चरण थे। तो एक उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता तक का एक उन्होंने चरण बताया। अब उस चरण में उन्होंने क्या बताया था, तो उन्होंने बताया कि जो प्रथम चरण है, यानी कि वो प्रथम चरण कहाँ तक का था, तो जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उस स्वतंत्र तक की यानी कि स्वतंत्रता पूर्व की बात है। यानी कि जब उसके पूर्व से लेकर स्वतंत्रता तक की बात की उन्होंने पहला चरण बताया। पहले चरण में उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में स्वतंत्रता की प्राप्ति तक एक ऐसा चरण था जब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, मनोविश्लेषणात्मक एवं मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो अनुसंधान पर बहुत बल दिया जाता था। यानी कि उन्होंने ये बताया कि जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ
तब तक की बात है, यानी कि 1947 की बात है। तो 1947 तक की बात है। तो तब तक क्या हुआ था कि जो हमारे देश में जो मनोविज्ञान की जो स्थिति थी उसमें क्या था कि जो प्रयोगात्मक, मनोविश्लेषणात्मक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण, इन पर ही अनुसंधान हुए। यानी कि रिसर्च, जितने भी रिसर्च हुए वो किस पर हुए, तो एक्सपेरिमेंटल पर हुए, फिर साइको एनालिसिस पर हुए, और मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पर सारे रिसर्च हुए। यानी कि उस पर ही बहुत ही जोर दिया गया। ये उन्होंने पहला चरण बताया। अब दूसरे चरण की बात करती, तो दूसरा चरण कब आया? तो दूसरा चरण जो था वो हमारा जो देश आज़ाद हुआ उससे लेकर 1960 तक का रहा। कब तक का उन्होंने बताया दूसरा चरण? तो दूसरा चरण उन्होंने बताया कि हमारा देश जब से आज़ाद हुआ वहाँ से लेकर 1960 तक का रहा। अब इसमें क्या हुआ, तो 1960 तक में भारत में मनोविज्ञान की विविध शाखाओं का क्या हुआ, विस्तार हुआ। यानी कि पहले क्या था, पहले प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, मनोविश्लेषणात्मक पर ज़्यादा जोर दिया था, मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है उन पर ही उन लोगों ने पहले साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया था, बल दिया था। अब क्या हुआ, अब विविध शाखाओं में मनोविज्ञान का विस्तार हुआ। इस समय में कब हुआ? दूसरे चरण में हुआ। अब इस चरण में क्या हुआ कि भारतीय मनोवैज्ञानिकों की एक इच्छा थी, उनकी इच्छा थी कि भारतीय पहचान के लिए, हमारे भारत की एक पहचान बने। उस भारतीय पहचान के लिए उन्होंने क्या किया, तो भारतीय पहचान के लिए पाश्चात्य जो मनोविज्ञान है उनको भारतीय संदर्भों से जोड़ा जाए। यानी कि पहले सिर्फ जो पाश्चात्य मनोविज्ञान था उसे ही हम फॉलो कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जब 1960 तक का जो समय हुआ अपनी आज़ादी से लेकर, तब मनोवैज्ञानिकों ने, जो भारतीय मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने एक इच्छा रखी कि हम लोग पाश्चात्य मनोविज्ञान को तो अपनाते ही, लेकिन अब हमें ये करना चाहिए कि हमारे भारत को भी एक पहचान मिलनी चाहिए। यानी कि हमारी भारतीय पहचान के लिए हमें क्या करना चाहिए कि भारतीय मनोविज्ञान के साथ हमें पाश्चात्य मनोविज्ञान को जोड़ देना चाहिए। तो ये स्थिति उन्होंने इस दूसरे चरण में बताई है। अब उन्होंने विचारों द्वारा भारतीय परिस्थिति को समझने के लिए ऐसा किया। उन्होंने क्या किया था कि भारतीय ऐसे विचारों के आधार पर उन्होंने ऐसा प्रयास इसलिए किया कि जो पाश्चात्य जो विचार है उनके द्वारा क्या किया जाए, भारतीय परिस्थितियों को भी समझा जा सके। यानी कि पाश्चात्य मनोविज्ञान का उपयोग करके हम भारत की जो परिस्थितियाँ है, भारत में जो मनोवैज्ञानिक समस्या है उसे भी समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये बात उन्होंने दूसरे चरण में मनोवैज्ञानिकों ने रखी। ओके, अब आता है उसके बाद का जो चरण है। उसके बाद के चरण में क्या हुआ, तो उसके बाद के चरण में जो भारत में जो मनोविज्ञान था उसमें क्या हुआ कि भारतीय समाज के लिए जो समस्या केंद्रित अनुसंधान थे उसके द्वारा उन पर जोर दिया गया। यानी कि जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर क्या किया गया, उन समस्याओं पर जोर दिया गया। कब दिया गया, तो तीसरे चरण में। अब हम आ गए तीसरे चरण पर, यानी कि 1960 के बाद का जो चरण है उस चरण में क्या हुआ, तो भारतीय समाज में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को केंद्रित करके उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अब उसमें क्या हुआ, तो अपनी सामाजिक संदर्भ में पाश्चात्य मनोविज्ञान पर अतिशय निर्भरता का अनुभव किया जाने लगा और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने उस अनुसंधान की सार्थकता पर अधिक बल दिया जो हमारी परिस्थिति के लिए सार्थक था। यानी कि हमारे समाज में जो परिस्थितियाँ थी, जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को क्या किया, केंद्रित कर दिया। कब किया, तो तीसरे चरण में, यानी कि 1960 के बाद के चरण में। अब आता है चौथा चरण। तो चौथे चरण में उन्होंने क्या बताया, तो चौथे चरण में उन्होंने बताया कि
1970 के अंतिम समय, यानी कि 1970 के अंतिम समय में हमने अभी अगले वीडियो में ही बताया था आपको कि जो 1970 के अंतिम चरण में क्या हुआ था, देशज मनोविज्ञान का क्या हुआ, उदय हुआ। क्या हुआ, देशज मनोविज्ञान का उदय हुआ। ये बात मैंने आपको अगले वीडियो में भी बताई थी। और देशज मनोविज्ञान का मतलब क्या था, तो भारतीय मनोविज्ञान की ऐसी समझ विकसित करने की कोशिश की कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या हो, सार्थक ढांचे पर हमारा जो भारतीय मनोविज्ञान है उसका ढांचा तैयार किया जाए। यानी कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, हमारे जो धर्म ग्रंथ है, उसमें जो पारंपरिक भारतीय मनोविज्ञान के जो अभिगम दिए गए उन पर ध्यान दिया जाए। ये बात हमें चौथे चरण में जानने को मिली। यानी कि 1970 के अंतिम जो समय था, उन समय में हमें देशज मनोविज्ञान के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने उस पर फोकस डाला। ओके। और इस तरीके से जो दुर्गानंद सिन्हा है, तो दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी जो बुक है साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, उसमें उन्होंने ये 4 चरण बताए। और इन 4 चरणों के आधार पर उन्होंने क्या किया, सामाजिक विज्ञान के रूप में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजने की उन्होंने कोशिश की। अब आते हैं उसके बाद के 1980 का दशक हमने देख लिया। अब 1990 के दशक में दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी बुक में ये सारी बातें बताई थी। अब आते हम 2000 के दशक में आ जाते हैं। तो देखिए 2000 के दशक में क्या हुआ, तो 2000 दशक में शैक्षणिक समुदाय में भारतीय मनोविज्ञान का आविर्भाव हुआ। यानी कि 2000 के दशक में क्या हुआ, यानी कि 20वीं शताब्दी में विद्वानों ने भारतीय परंपराओं में अंतर्निहित, यानी कि भारतीय परंपराओं के अंदर जो मनोवैज्ञानिक विचारों है उनका गहन अध्ययन की। यानी कि भारतीय परंपराओं में जो मनोवैज्ञानिक विचारधाराएं थी उनका क्या किया, गहन अभ्यास किया, गहन अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। कब किया, तो 2000 के दशक में किया। और 2000 के ये जो दशक में क्या हुआ कि 2002 की बात करें, अब 2000 दशक में भी 2002 में एक घोषणा पत्र जारी किया गया। अब वो घोषणा पत्र क्या था, तो वो घोषणा पत्र एक जारी किया गया। अब वो घोषणा पत्र था तो भारतीय मनोविज्ञान पर था। किस पर था, तो भारतीय मनोविज्ञान पर। देखिए ये बात याद रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके। तो भारतीय मनोविज्ञान पर 2002 में एक घोषणा पत्र जारी किया गया। और उन्होंने ये घोषणा पत्र था वो भारतीय मनोवैज्ञानिक आंदोलन के लिए एक मील के पत्थर के रूप में देखा जाता था। देखिए ये किसके रूप में देखा गया, तो भारतीय मनोवैज्ञानिक के आंदोलन जो उन्होंने किया था उन आंदोलनों के एक मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है। अब भारतीय मनोविज्ञान उभरते विद्वानों और मनोविज्ञान के वैज्ञानिक उपक्षेत्र को संदर्भित करता है। ओके। अब देखिए 21वीं सदी में हम आ गए। उसके बाद ये 2002 में ये घटना घटी थी जहाँ पर भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने एक आंदोलन किया था और उन लोगों ने एक घोषणा पत्र दिया था। और वो घोषणा पत्र किस पर था, भारतीय मनोविज्ञान पर था। आपको इतना याद रखना है। ओके। चलिए उसके बाद देखते हैं। तो अब आते हैं 21वीं सदी की बात करते हैं। देखिए 21वीं सदी में क्या हुआ, तो भारतीय मनोविज्ञान कई विश्वविद्यालयों, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों में निहित उत्कृष्ट संगठनों के साथ अपने दम पर आगे बढ़ने लगा। अब देखिए 21वीं सदी में 2000 के दशक तक तो क्या था कि हमने यही आंदोलन किए कि जिस तरीके से भारतीय मनोविज्ञान को, भारतीय परंपराओं को हम अपनाए। ओके। अब 21वीं सदी में क्या हुआ
कि अनेक विश्वविद्यालयों और फिर मनोवैज्ञानिकों है, फिर मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, उनमें जो संगठन थे, उन संगठनों के दम पर, अपने दम पर क्या हुआ, अपने दम पर हम आगे बढ़ने लगे। अपने दम पर हम क्या करने लगे, आगे बढ़ने लगे। कौन से क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम आगे बढ़ने लगे। और वर्तमान में भारत में 70 यानी कि 70 विश्वविद्यालयों में अनुप्रायोग अनुसंधान और लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक सेवाएं देने के लिए मनोविज्ञान विभाग एवं संस्था है। देखिए कितनी 70 विश्वविद्यालयों में, यानी कि 70 यूनिवर्सिटीज़ में अनुसंधान यानी कि रिसर्च और लोगों के लिए जो मनोवैज्ञानिक सेवाएं दी जाती है, उनके लिए एक मनोविज्ञान विभाग और संस्थाएं स्थापित की गई है, यानी कि अभी के वर्तमान के समय में। अब अनुसंधान में भारतीय पारंपरिक विचारों का उपयोग करते हुए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण में, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के विकास में और विश्वविद्यालय के अध्ययन के सभी विषयों के मनोविज्ञान के लिए और आवश्यकता अनुसार मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक समझ में उल्लेखनीय बदलाव आता है। देखिए अब 21वीं सदी में क्या हुआ है, तो देखिए हम लोग जो भारतीय मनोविज्ञान है, भारतीय पारंपरिक विचार है, उनका उपयोग करने लगे। रिसर्च में भी हम उनका उपयोग करने लगे और हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उसके अकॉर्डिंग निर्माण भी करने लगे और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विकास भी करने लगे। और विश्वविद्यालय में जो अध्ययन के जो सभी विषय है, उसमें भी हम मनोविज्ञान के लिए आवश्यकता अनुसार क्या करने लगे, बदलाव करने लगे। अब आपने देखा होगा अभी के समय में हम जो शैक्षणिक यानी कि एजुकेशन लेवल पर मनोविज्ञान का ज़्यादा उपयोग करते हैं, यानी कि कोई भी पाठ्यक्रम बनता है या तो फिर कोई पाठ्य पुस्तक बनता है, तो अभी क्या है, मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है, यानी कि मनोवैज्ञानिकों की सलाह लेकर कार्य किया जाता है। आपने देखा होगा अभी कोविड-19 की स्थिति चल रही है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने बहुत सारी सेवाएं की है। लोगों के मनोबलों को जिंदा रखने के लिए, लोगों के मनोबलों को आगे बढ़ाने के लिए सभी साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं, उन लोगों ने अपनी अपनी तरह से प्रयास किए और इस महामारी से लोगों के अंदर जो डर पैदा हुआ था, जो हताशा हो गई थी, जो निराशा उनमें जग गई थी, वो सारी हटाने की कोशिश की। तभी जाकर कोरोना के सामने लोग उनका सामना कर पा रहे, वरना लोग तो पहले हमने देखा, आप सभी ने देखा होगा कि शुरुआती दौर में क्या हुआ था, हम सब डरते थे कोरोना। अगर कोई ऐसा कोरोना का दर्दी हमारे आसपास भी, हमारे गांव में भी कोई एक ऐसा पॉजिटिव केस मिल जाता ना, तो अभी हम डर जाते थे। लेकिन अभी नहीं डर रहे। अभी हमारे घर में भी अगर किसी को कोरोना होता है तो भी हम नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी है वो बदल गई। किसने बदली? तो साइकोलॉजिस्टों ने बदली है। उन लोगों ने हमें सांत्वना दी, उन लोगों ने हमें इनका सामना करने की हिम्मत दी। उन लोगों ने बताया कि कोरोना एक मानसिक रोग भी है, यानी कि हम जितना उससे डरेंगे उतना ही हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट करेगा, और जो हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट करता है वो हमारे बॉडी पर भी इफ़ेक्ट करता है। वो तो हम सब जानते हैं। आप सब साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप सबको ये इतना तो पता ही होगा कि अगर कोई भी रोग होता है तो सबसे ज़्यादा उसका कारण क्या होता है, हमारा माइंड इफ़ेक्ट होता है, यानी कि मेंटली प्रॉब्लम ही होती है ना। अगर हम मन से मजबूत रहते हैं तो कोई भी रोग होता है उसका सामना हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से 21वीं सदी में हमारा जो मनोविज्ञान है, भारत में जो मनोविज्ञान, जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है, बहुत ही आगे बढ़ चुका है। यानी कि यहाँ तक कि कोई भी महामारी आ सकती है तो भी हमारे भारत में जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है वो उसका सामना करने के लिए हमें सज्ज बनाता है। तो ये थी हमारी पूरी यात्रा, यानी कि जब से हमारे भारत में मनोविज्ञान आया तब से लेकर अभी तक की जो जर्नी थी वो मैंने आपको बता दी है। ओके, अब हम उसके बाद अभी एक वीडियो ये बनाना है मुझे कि जो रोचक घटनाएं घटी थी, जो साल के वाइज
तो उस साल वाइज घटनाओं का एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, जो भारत में घटनाएं घटी थी और जो वर्ल्ड लेवल पर जो घटनाएं घटी है उनका एक वीडियो अलग से डाल दूंगी, ताकि आपको वो याद रह जाए। ओके, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये हमारा शैक्षणिक मनोविज्ञान पूरा हो गया और अब हम उसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे, जो पाश्चात्य मनोविज्ञान है उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, थैंक यू।